हेलो बच्चों। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैं आप लोग को बताया था कि अगले क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो भी हम लोग अभी तक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जैसे लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तीनों फॉर्म में पढ़ लिए थे, पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में और स्लो फॉर्म में। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले क्या करेंगे, दो तीन टॉपिक मतलब दो तीन नोट्स पढ़ेंगे टेंजेंट के, नॉर्मल के बारे में, पैराबोला से रिलेटेड। फिर क्या करेंगे हम लोग, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो अब नोट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये अपने पास नोट नंबर फर्स्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स, ध्यान से देखना, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी एच कॉमा के टू द पैराबोला दिस। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब सुनो, अभी जो भी नोट हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग हमेशा मेंशन करेंगे फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फिर कहोगे सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और वाई, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax के लिए क्या होगा, उसके लिए अपने को नहीं देखना है, बस इसी पैराबोला के लिए देखना। अगर देखो, इस नोट्स को मैं इनके लिए समझा देता हूँ, आपको लगे तो आप उसको भी डिज़ाइन कर सकते हो, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर क्वेश्चन नहीं आता है। बस हम लोगों को क्या करना है, इस पैराबोला के लिए पढ़ना है सब। ठीक है, अभी जो भी नोट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखो, तो पहले नोट ये क्या कह रहा है कि किसी भी पैराबोला पे किसी दिए गए पॉइंट से, और उस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट h कॉमा k है, तो किसी भी पॉइंट से किसी पैराबोला पे मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है, हो सकता है उसमें से कोई 2 नॉर्मल इमेजनरी भी हो, एक नॉर्मल रियल हो। ठीक है, मैक्सिमम, कम से कम एक नॉर्मल तो हमेशा ड्रॉ होगा किसी भी पॉइंट से। ठीक है, एक नॉर्मल तो हमेशा ड्रॉ होगा, मतलब एक नॉर्मल हमेशा रियल होगा। बाकी के 2 भी रियल हो सकते हैं, मतलब तीनों रियल हो सकते हैं, या बाकी के 2 इमेजनरी हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 रियल और एक इमेजनरी। क्यों? क्योंकि जब भी इमेजनरी रूट्स एग्जिस्ट करता है किसी भी इक्वेशन का, हम लोग देख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है ना। जब भी इमेजनरी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कॉन्जुगेट पेयर में, अपने पेयर में, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए अगर एक रूट रियल है और दूसरा इमेजनरी है, तो जो दूसरा इमेजनरी है वो दूसरा उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, वो सब तो ठीक है, ये सब बातें अलग हैं। तो यहाँ का मेन क्या है कंसेप्ट, कि किसी भी पॉइंट से किसी पैराबोला पे मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं। हाँ, एक हो सकता है, 2 होगा रियल तो तीसरा भी रियल ही होगा तब। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं, तो तीनों रियल होगा या एक रियल 2 इमेजनरी, इस टाइप का कुछ। ठीक है, और अगर मान लेते हैं उन तीनों जो नॉर्मल ड्रॉ होंगे उनका अगर स्लोप m1 m2 और m3 होगा, अगर किसी पॉइंट से किसी पैराबोला पे 3 रियल नॉर्मल ड्रॉ होते हैं तो उनके स्लोप भी रियल होंगे। और अगर उनके स्लोप m1 m2 और m3 हैं, अगर उनके स्लोप क्या है, m1 m2 और m3 है, तो उनके स्लोप में ये रिलेशन होता है। पहला, सम ऑफ स्लोप्स, मतलब उन स्लोप को जब ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ये कैसे आएगा अभी मैं समझाऊंगा। ये तीनों कैसे होगा, हाउ, ठीक है ना, हाउ नहीं, हाँ हाउ, ये हाउ कैसे होगा ये मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, सॉरी सम ऑफ स्लोप्स 0 होगा पहला। दूसरा, m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m3 इंटू m1 2a माइनस h अपॉन a होता है, ये भी देखेंगे अभी कैसे होता है। तीसरा, स्लोप का मल्टीपल माइनस ऑफ k बाई a होता है। k क्या है, उस जिस पॉइंट से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए हैं उसका y कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, और a तो 4ax का a है, समझ में ही आ रहा है। ठीक है, इसको पहले लिखिए, फिर हम देखते हैं ये कैसे होगा। लिख लीजिए इसको पहले। नाउ बच्चों, अब जो भी हम लोग अभी नोट्स लिखे हैं उसके हम लोग को प्रूफ को देखना है। ठीक है, देखो मैं प्रूफ इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आएगा ये क्यों होगा। अगर इसका प्रूफ देख लोगे, वैसे तो प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, आपको तो बस ये रिजल्ट यूज़ होगा, लेकिन प्रूफ देख लोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और प्रूफ के साथ रिजल्ट भी याद कर लोगे, और उस पर से अगर सवाल कर लोगे तो फुल्ली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस इसलिए प्रूफ करवा रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो किस पैराबोला के लिए देखना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए। ठीक है, और मान लीजिए ये पैराबोला यूँ बनाए हम। ठीक है, इसके कहीं पे यहाँ पे कोई पॉइंट है पी एच कॉमा के। ठीक है, यहाँ से मान लो 1 2 और 3 नॉर्मल मान लो ड्रॉ किए। ठीक है, ये सब 90 डिग्री है, 3 नॉर्मल ड्रॉ किए। ओके,
तो जो नॉर्मल का इस पैराबोला के लिए नॉर्मल का लास्ट क्लास में ही हम लोग देखे हुए हैं। इस पैराबोला के लिए नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है स्लोप फॉर्म में, वो बोलो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह पे क्या आएगा, कंडीशन फॉर नॉर्मल -2am माइनस am³ ये होता है ना। अच्छा, अब ये नॉर्मल है तो यहाँ पे 3 नॉर्मल है, तो हम क्या देखो यहाँ पे ना m³ है ना, तो m के 3 वैल्यूज़ होंगे ना, मैक्सिमम हो सकते हैं रियल। तो देखो मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ होता हुआ दिख रहा है अपने को। अब कहेंगे कि ये नॉर्मल एज नॉर्मल पासेस थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है, नॉर्मल पासेस थ्रू, नॉर्मल्स बोल दो, ठीक है, एज नॉर्मल्स पासेस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, पी एच कॉमा के से। तो पी एच कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो चलो सेटिस्फाई करवा देते हैं। इसको सेटिस्फाई करवा दो। y के जगह पे क्या रखेंगे, k इक्वल टू एम एक्स के जगह पे h -2am माइनस am³ होगा। अब देखो एक काम करो, सारी टर्म को LHS में लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा am³ प्लस में +2am माइनस mh, ये माइनस हो जाएगा, और प्लस में k, प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, am³ प्लस, देखो यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो 2a माइनस h ना, 2a माइनस h, m तो कॉमन ले रहे हैं, प्लस k इक्वल टू 0। अब देखो ये हमें ना क्यूबिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है, जैसे क्वाड्रेटिक होता है वैसे ये क्यूबिक इक्वेशन है ना। नाउ अब सुनिए, हम थोड़ा सा आप लोगों को ना मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके उसी में एक टॉपिक होता है, लास्ट में पढ़ाया जाता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या कहता है, देखो लेट मान लो कोई पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल इक्वेशन है ax की पावर n, ठीक है, प्लस bx की पावर n-1 प्लस c x की पावर n-2 प्लस d x की पावर n-3, इस तरह से मान लो पॉलिनोमियल चलता है, ठीक है, मान लेते हैं, ओके। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे ना an इसको कर देता हूँ मैं bn-1, इसको an-2, इसको an-3, कहाँ तक चलेंगे, an-n मतलब a0 और x की पावर 0, ठीक है। ये मान लो कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ओके, इक्वल टू 0। तो इसके कितने रूट्स होंगे, मैक्सिमम n रूट्स होंगे। तो जो रूट्स का सम होता है ना, मान लो इसके जो रूट्स हैं वो हैं α1 α2, अच्छा इसको लिखना नहीं है, बस देख लो, समझ लो, ध्यान से समझो, α2 α3 से लेकर मान लो इसके रूट्स हैं αn तक, कहाँ तक है, n रूट्स हैं, क्योंकि डिग्रीज का क्या है, n है, तो जितने डिग्री होते हैं उतने रूट्स होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूँ, जो सम ऑफ रूट्स होता है ना बच्चों, सम ऑफ रूट्स, देखो अगर ये याद नहीं देखो इसको ना मैं क्वाड्रेटिक से समझाता हूँ। क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स क्या होता था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, देखो ये सब लिखना नहीं है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सम, अगर इसके अल्फा बीटा एक रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a। तो -b/a होता क्या है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में है, देखो जो मैक्सिमम, और उससे कम पावर वाला ये है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूँ तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, α1 प्लस α2 से लेकर कहाँ तक, αn तक, an-1 अपॉन an, ठीक है ना। सम ऑफ रूट्स ये हो गया। अब सुनो, यहाँ से क्या चलता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन लेके चलते हैं, ठीक है ना, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लेना है, माइनस ऑफ, इसीलिए -b/a हो जाता है, ठीक है। ये साइन चलता है, प्लस माइनस अल्टरनेट, प्लस से स्टार्ट करते हैं, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट फिर वहाँ होगा अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे तो बहुत सारे रूट्स हैं, तो दूसरा क्या होगा, दो रूट्स का फिर प्रोडक्ट क्या होगा, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम, जैसे α1 इंटू α2 प्लस α1 इंटू α3 प्लस α2 इंटू α3, ऐसे ही प्लस α1 इंटू α4, मतलब जितने भी रूट्स हैं सबका प्रोडक्ट का सम जो होगा उसको कहेंगे, ये आ गया। अब तीसरे पे आ जाओ, प्लस माइनस प्लस, तो ये होगा an-2 और लीडिंग कोफिशिएंट an, आ रही बात समझ में। फिर 3 का प्रोडक्ट कर लेंगे और उनका सम करेंगे, फिर 4 का लेंगे सम करेंगे, फिर 5 कर लेंगे सम करेंगे, और फिर क्या करेंगे, n का ले लेंगे, α1 इंटू α2 इंटू α3 से लेकर αn तक, ठीक है। तो देखो इतने, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको ना इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा समझने में, तो मैं एक काम करता हूँ,
बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ जिसकी डिग्री 4 हो, ठीक है, उससे समझाने की कोशिश करते हैं। देखो मान लो ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0 है। तो इसके कितने रूट्स होंगे? 4, और 4 हैं तो 4 होंगे रूट्स, ठीक है ना। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, ठीक है, और अल्फ़ा 4, इसके 4 रूट्स हैं। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाला जाता है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 जो होगा वो क्या होगा, एक कम, लीडिंग कोफिशिएंट से एक कम पे और b बाई ए माइनस बी बाई ए, ठीक है। फिर अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 4, ये कितने का होगा? 4 हैं, 4 में दो का ग्रुप बनाएंगे, पीएनसी से हम लोग देख सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है, अगर कुछ छूट भी रहा है तो मेरे को तो समझाना है बस यहाँ से, ठीक है ना। तो एक कम पे आ जाओ, प्लस माइनस प्लस, तो सी पे के सामने प्लस लगाओ और अपॉन ए, ठीक है। दो का प्रोडक्ट लिए, अब क्या करेंगे, 3 का प्रोडक्ट लेंगे, 3 का प्रोडक्ट लेंगे और फिर ऐड करेंगे, तो फिर डी बाई ए होगा। फिर चारों का प्रोडक्ट ले लेंगे तो ई बाई ए हो जाएगा। और ये बात समझ में, वही चीज़ यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पढ़ लिए हो तो भी तब तो पहले से ही आ रहा होगा, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। तो यहाँ से मान लेते हैं इसके 3 रूट्स हैं, ठीक है। 3 रूट्स हैं, क्या क्या मान लेते हैं, m में ये क्यूबिक है तो m ही मान लेते हैं रूट्स, m1 m2, m क्या है, स्लोप है, तो m के जो भी वैल्यूज़ होंगे वो स्लोप ऑफ नॉर्मल होंगे। तो 3, इसीलिए देखो 3 की पावर 3 है ना, मैक्सिमम क्यूबिक है, तो मैक्सिमम कितने इसके रूट्स आ सकते हैं, 3, तीनों या तो रियल या तो एक रियल 2 इमेजिनरी, ठीक है, इस टाइप का आ सकता है। तो अब देखो यहाँ से 3 रूट्स है ना, तो सम ऑफ अगर रूट्स हम निकालें m1 इंटू m2, सॉरी m1 प्लस m2 प्लस m3, तो क्या होगा, इससे एक कम पावर वाला, इससे एक कम पावर वाला, स्क्वायर वाला तो है नहीं यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं वो लिखा होगा m स्क्वायर के सामने 0, तो ठीक है ना। तो उसका कोफिशिएंट 0 अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट a, तो 0 अपॉन a तो 0 ही होगा। इसीलिए हमारा वहाँ पे देखो आप जो नोट्स में लिखे हो सम ऑफ रूट्स 0 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं, दो का, m1 इंटू m2, m2 इंटू m3 प्लस m1 m2 m2 m3 हो गया और m3 इंटू m1, ठीक है। अब एक आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर वाला नहीं था, हो गया। फिर अब एक स्क्वायर से कम पावर 1 वाला, तो देखो ये है, तो क्या साइन चलेगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे हम जब आएंगे हम लोग प्लस माइनस, स्क्वायर के सामने माइनस वाला साइन देखना था, फिर यहाँ पे प्लस, ये तो प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस एच अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, है ना। तो देखिए वो लिखा हुआ है आपके नोट्स में। तीसरा क्या है, तीनों का प्रोडक्ट ले लो, तो तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इधर से देखो एक एक बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, और एक एक बढ़ाते चलेंगे। अगर मान लो 4 होता तो फिर प्लस करके फिर 3 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, आ रही है बात समझ में, ऐसा है। तो अब अगर तीनों का प्रोडक्ट होगा, कुछ तो और बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो प्लस में कुछ नहीं करना है, बस m1 इंटू m2 इंटू m3 करना है। तो फिर क्या है, देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, तो k के सामने माइनस, तो ले k अपॉन ए, माइनस k अपॉन ए, तो आपके देखिए नोट में लिखा हुआ है माइनस k अपॉन ए, आ गया समझ में। तो वहीं से ये चीज़ प्रूफ हुआ है। आ रही बात समझ में, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट होंगे, तो सम ऑफ रूट क्या हो गया, स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ, जैसे 2 का प्रोडक्ट फिर सम करेंगे, m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m2, तो m का कोफिशिएंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। फिर तीनों का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। साइन कैसे देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, इस तरह से चलता है। तो इसके सामने क्या है, प्लस है, तो माइनस चलेगा यहाँ पे, प्लस माइनस, तो के सामने तो प्लस है तो माइनस तो रहेगा ही, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस की अपॉन ए, आया समझ में। तो ऐसे प्रूफ होता है, लिख लीजिए इसको। नाउ बच्चों सेकंड नोट नंबर सेकंड, देखो क्या लिखा हुआ है, किस पैराबोला के लिए देख लें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए देखना। तो मान लेते हैं पी क्यू आर 3 पॉइंट है, ठीक है, तीनों पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया। अच्छा ये T1 T2 T3 क्या है, पैरामीटर है। जैसे P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a T2 स्क्वायर कॉमा a T2, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ।
आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए टी थ्री स्क्वायर कॉमा 2a t3, ठीक है। ये मान लो 3 पॉइंट है पी क्यू आर, और अगर हम उन पे नॉर्मल ड्रॉ करें और वो तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास करें, जैसे अभी हम लोग देखे थे एक फिगर कुछ ऐसा देखे थे ना, किसी एक पॉइंट से 3 नॉर्मल पास करें, वही दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर एक ही पॉइंट से पास करें, 3 नॉर्मल अगर एक ही पॉइंट से पास करें मतलब कंकरेंट हो, तो ये जो तीनों पॉइंट होगा ना पी क्यू आर, इसको कहते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। क्या कहते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स, वही लिखा हुआ है। इफ पी T1 Q T2 एंड R T3 आर 3 points on which the normals are concurrent, then these are called co-normal points। कौन कहलाएगा को नॉर्मल पॉइंट्स, P Q और R कहलाएगा, क्या कहलाएगा, को नॉर्मल पॉइंट्स कहलाएगा, ठीक है, कहलाएगा। उसके बाद तो ये देखा गया है कि सम ऑफ पैरामीटर T1 T2 T3 का सम 0 आ रहा है, अभी बताऊंगा कैसे आ रहा है। और दूसरा है, अगर इन तीनों कोनॉर्मल पॉइंट्स को सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल विथ कोनॉर्मल पॉइंट्स आर वर्टाइसेस लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, अगर इन 3 कोनॉर्मल पॉइंट को अगर हम वर्टेक्स लेके एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो उस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो एक्सिस ऑन द पैराबोला पे लाई करेगा, लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। आ रही है बात समझ में। तो इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस, जानते हैं हम लोग। तो इस पैराबोला के लिए जो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल होगा, whose vertices are the conormal points lies on the x axis। आ रही बात समझ में। इसको भी हम लोग देख लेते हैं ये कैसे हो रहा है, ठीक है। लिखिए पहले इसको। अब बच्चों देखो प्रूफ करते हैं, प्रूफ क्या समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। देखो y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, पैराबोला बना लेते हैं, ठीक है। पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। मान लो वो पॉइंट कोई पॉइंट है P, अच्छा P नहीं, इस बार P नहीं लेना चाहिए अपने को, A ले लेते हैं, ठीक है। इससे 3 नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, एक का कोऑर्डिनेट है P, एक है अपना Q और तीसरा है R, ठीक है। इसका पैरामीटर क्या है T1, अच्छा जगह नहीं है तो मैं सिर्फ T1 लिख रहा हूँ, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1। चलो लिख ही देते हैं यार, तुम लोग पे भरोसा नहीं है, कुछ भी कर लोगे। a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1। Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2। और R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a T3 स्क्वायर कॉमा 2a T3, ठीक है, ये होगा। अब देखो अभी हम लोग ये चीज़ देख लिए और पैराबोला ये है, तो जो T होता है हम लोग देखे हुए हैं, T और M में क्या रिलेशन होता है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, इसके नॉर्मल का इक्वेशन होता है, ठीक है, ये हम देखें। और इसका पैरामीटर में नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, पैरामीटर में बताओ नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, y प्लस एक्स टी इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब। आपको पता है मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, देखो रियल में क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, मुझे ना अभी याद नहीं है अचानक से कि टी और एम में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो मैं जल्दी से बना के ये चला के कर रहा हूँ, एक्स को उधर भेज दूंगा, देख लूँगा टी इक्वल टू माइनस एम होगा, देखो ये चला के, इसलिए ये दोनों याद रहेगा तब ना, इसको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे ना एम की वैल्यू क्या होती है, माइनस टी, है ना, तो टी का वैल्यू हम कह सकते हैं माइनस एम, क्या बोल सकते हैं, टी का वैल्यू माइनस एम। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो अगर हम कह सकते हैं यहाँ से T1 इक्वल टू माइनस M1, 3 स्लोप होगा ना, और T2 इक्वल टू माइनस M2 और T3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, T3 इक्वल टू माइनस ऑफ M3। आई बात समझ में, चलो ये तीनों हो गया। नाउ इसका क्या फ़ायदा है, देखो क्या फ़ायदा है हम लोग को। अगर अब यहीं पे मैं बात करूं P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आपको मैं पूछूंगा P का कोऑर्डिनेट बताओ M के टर्म में, तो बताओ क्या होगा P का कोऑर्डिनेट, a m1 स्क्वायर कॉमा माइनस 2am1 होगा ना, क्यों, क्योंकि देखो T1 का वैल्यू क्या है, माइनस m1 है। Q का कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो क्या बोलोगे, a m2 स्क्वायर सॉरी माइनस 2am2। और R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a m3 स्क्वायर कॉमा 2am3, ये होगा ना। अच्छा अब देखो यहाँ से अगर मैं इनको ऐड करूँ, किनको ऐड करूँ, y कोऑर्डिनेट को ऐड करूँ, मतलब सिर्फ ऑर्डिनेट को ऐड करूँ, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस 2am, या ऐड करके देखते हैं क्या आ रहा है, माइनस 2am1 प्लस ऑफ माइनस 2am2 प्लस ऑफ माइनस 2am3,
ऐड किए, क्या कॉमन आ गया, -2a कॉमन आ गया, तो m1 प्लस m2 प्लस m3। और अभी हम लोग ठीक है m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। देखो यहाँ पे मैं मेरे क्या प्रूफ कर दिया, देखो m1 प्लस m2 प्लस m3, अभी तो हम लोग देखे थे ना सम ऑफ स्लोप 0 होता है, तो ये 0 हो गया। हम लोग प्रूफ करने कुछ और निकले थे, प्रूफ कुछ और हो गया। क्या प्रूफ करने निकले थे, T1 प्लस T2 प्लस T3 0 होनी चाहिए, ये प्रूफ हो गया। तो वो देखो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, मैं जान के यहाँ तक लेके आया, क्योंकि जो अपना T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 0 है वो तो सिंपल एक ही लाइन में है, यही हो जाएगा प्रूफ। कैसे, देखो m1 की वैल्यू क्या है हम लोग जानते हैं, यहीं से देखो, एज वी नो डेट व्हाट, क्या जानते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3। मैं जान के यहाँ तक लेके आया कि ये आपको दिखाऊं कि देखो इनका सम 0 होता है, ये 0 हो गया, तो फिर प्रूफ तो वो करना था, इसका भी कुछ मतलब है, बता रहा हूँ। प्लस m3, तो m1 का वैल्यू -T1 प्लस m2 का वैल्यू -T2 जानते हैं ना, और प्लस m3 का वैल्यू क्या होता है, -T3, माइनस कॉमन ले लो, T1 ठीक है प्लस T2 प्लस T3 हो गया। अच्छा आ गया ना। तो देखिए इधर क्या चल रहा है, ये क्या होता है, ये तो 0 होता है ना, या उल्टा चलो, T1 प्लस T2 प्लस T3 लिखो, ऐसे नहीं चलो, ऐसे चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। T1 प्लस T2 प्लस T3 लिखिए, ठीक है। T1 का वैल्यू -m1, T2 का वैल्यू -m2, T3 का वैल्यू -m3, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3, इसका वैल्यू तो हम जानते हैं 0 होता है, तो आंसर 0 आ गया, ठीक है। अच्छा अब सुनो, ये हम लोग को तो ये प्रूफ करना था T1 प्लस T2 प्लस T3 0 लाना, हमने और क्या ला दिया, और हम लोग क्या यहाँ पे प्रूफ कर दिए, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ दीज को नॉर्मल पॉइंट्स आर 0। तो याद रखना, अगर किसी भी पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ हुआ पैराबोला पे, 3 नॉर्मल है, और अगर वो तीनों नॉर्मल का y कोऑर्डिनेट ऐड करने पर 0 आ रहा है, तो इतना ध्यान रखो वो तीनों नॉर्मल को नॉर्मल होंगे, या उल्टा वो तीनों नॉर्मल ना कॉन्करेंट होंगे, मतलब किसी एक पॉइंट से ड्रॉ किया गया होगा, ठीक है। तो मैं एक नोट से 2 चीज़, मतलब एक कहो तो प्रॉपर्टी से 2 चीज़ सिखा दिया यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा मैं चालाकी किया, मैं वहाँ पे नोट पे नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे सिखा दिया, ठीक है। तो एक चीज़ और ना, नोट 1 में ना और करके आप ये भी लिख सकते हैं, या नोट नंबर 3 करके, कि सम ऑफ ऑर्डिनेट का मतलब बच्चों समझ में आता है ना, y कोऑर्डिनेट को ही बोलते हैं, सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स इज 0, ठीक है। क्या होता है, 0 होता है, ये भी समझ गए। तीसरा नोट ये लिख लीजिएगा। अच्छा अब अपने को देखना है कि अगर ये इसको अगर हम वर्टेक्स लेके एक ट्रायंगल बनाएंगे, देखो PQR अगर ट्रायंगल है, तो इनके जो सेंट्रॉइड होते हैं वो इनके एक्सिस पे कैसे लाई करता है, ये प्रॉपर्टी अब सीखना है, ठीक है। तो इसको पहले लिख लो। अच्छा वो T1 प्लस T2 प्लस T3 आप पहले प्रूफ कर लो, पहले आप ये लिखो, ठीक है, उसके बाद करना एंड करके, फिर ये करना। चलिए लिखिए। नाउ बच्चों, अब हम लोग जो सेंट्रॉइड होता है वो सेंट्रॉइड पैराबोला के एक्सिस पे कैसे लाई करता है ये देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए देखो सेंट्रॉइड पहले होता क्या है ये भी जानते हैं हम लोग, जैसे ये A है, B है, C है, तो मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड बोलते हैं। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है मान लो, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से चलने वाला लाइन सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करे, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो सेंट्रॉइड को G से डिनोट करते हैं। अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट अल्फ़ा कॉमा बीटा है, तो जो अल्फ़ा होता है वो निकलता है सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 3 करके, ठीक है। और बीटा सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस अपॉन 3 करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास देखो जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ डॉटेड से, ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल PQR ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर मैं इसका जो सेंट्रॉइड होगा मान लेते हैं, लेट से सेंट्रॉइड कहीं पे यहाँ पे है G, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फ़ा कॉमा बीटा है, तो अगर मैं अल्फ़ा निकालूं तो अल्फ़ा देखो क्या निकलेगा, सम ऑफ, क्या करना होगा, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 3, तो x कोऑर्डिनेट को सम कर दो, T1 क्या स्क्वायर होगा प्लस A
T2 स्क्वायर प्लस ए T3 स्क्वायर अपॉन इज वॉट अपॉन 3, है ना। ध्यान देना क्या हो गया, ये ए कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा T1। अच्छा T1 की जगह पे m रख सकते हैं क्या, चलो m रखते हैं। तो माइनस m रखेंगे तो माइनस m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर। आपको लग रहा होगा सर m क्यों रखे, बता रहा हूँ m क्यों रखा हूँ। ठीक है, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू होगी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab 2bc। अच्छा एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से सुनना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को उधर उसको RHS में ही रखो, बाकी जो 2ab 2bc 2c है उसको LHS में ले आओ। तो वही कर रहे हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 कॉमन ले लो m2 m3 प्लस ऑफ m3 m1। ठीक है देखो, और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ, होल के अपॉन में 3 हो गया। एक बात बताओ, m1 प्लस m2 प्लस m3 तो 0 होता है। अभी हम लोग देखे हैं कि सम ऑफ जो स्लोप्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अच्छा इसको रफ कर रहा हूँ, ओके ध्यान से देखना क्या होगा अभी। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी हम लोग देखे हैं क्या होती है, देख के बताइए जल्दी से, नोट्स में देख के बताइए। इसकी वैल्यू क्या होती है, m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m3 इंटू m, क्या होता है बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या होता है, देख लिया, बताइए क्या होगा, m1 इंटू इसका वैल्यू क्या होगा, देखो अल्फ़ा इक्वल टू ए इंटू यहाँ पे तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी 2a माइनस एच अपॉन ए, तो 2a माइनस एच अपॉन ए। ठीक है, और होल के अपॉन में 3, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ये ए कट जाएगा तो माइनस ऑफ 2 इंटू 2a माइनस एच बाई 3। ये तो आ गया अपना सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। क्या आ गया, सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। चलो लिखो यहाँ तक, लिख लिए। तो ये आ गया सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फ़ा इक्वल टू 2h माइनस 4a अपॉन 3, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट देखो निकालते हैं, बीटा की वैल्यू। तो बीटा की जब जो वैल्यू होगी, देखिए बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा इक्वल टू सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, तो 2a_t1 प्लस 2a_t2 प्लस 2a_t3 अपॉन 3 होगा। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2a कॉमन ले लें। अच्छा t1 की जगह पे माइनस m1 रख दो, t2 की जगह पे माइनस m2 रख दो और t3 की जगह पे माइनस m3 रख दो, और होल के अपॉन में 3 हो जाएगा, है ना। तो बीटा इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस 2a m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन 3, है ना। m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू 0 होती है, तो सबको 0 कर देगी, बीटा की वैल्यू 0 आ गई। तो सेंट्रॉइड का जी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2h माइनस 4a अपॉन 3 कॉमा 0। तो बच्चों ये कहाँ लाई कर रहा है, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस हो इस पैराबोला के लिए एक्स एक्सिस किसका काम कर रहा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है, तो इसीलिए एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी पैराबोला पे अगर 3 नॉर्मल बने और वो तीनों नॉर्मल अगर कॉन्करेंट है, मतलब अगर कोनॉर्मल हो गया, कोनॉर्मल से वो तीनों पॉइंट, तो उन तीनों पॉइंट से बना हुआ जो ट्रायंगल होता है उसका सेंट्रॉइड का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो, या तुम ऐसे बोलो कि जो सेंट्रॉइड होते हैं वो एक्सिस पे लाई करते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करते हैं। क्या समझे, कोनॉर्मल पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करता है। एक बार फिर से, कोनॉर्मल पॉइंट से बना हुआ जो ट्रायंगल होता है उसका जो सेंट्रॉइड होता है वो उस पैराबोला के एक्सिस पे लाई करता है। पैराबोला क्या है अपना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आई बात समझ में, चलिए लिख लीजिए इसको। अच्छा एक बात और, हाँ एक चीज़ और सुनो,
जो हम लोग अभी प्रूफ किए थे ना, जैसे ये इसमें हम लोग T1 + T2 + T3 0 लिखे, दूसरा ये सेंट्रॉइड वाले लिखे, C नंबर करके आप वो लिख लेना कि सम ऑफ y कोऑर्डिनेट या सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स इज 0 लिख सकते हो ऐसे, या फिर सम ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स। कोनॉर्मल पॉइंट क्या है यहाँ पे, PQR, मतलब 3 नॉर्मल अगर वो कॉन्करेंट होता है तो ये तीनों नॉर्मल का ये जो पॉइंट है, ये फुट ऑफ नॉर्मल, ये क्या बन जाता है अपना कॉन्करेंट कोनॉर्मल पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो वो थर्ड नंबर वो लिख लो कि y कोऑर्डिनेट ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट इज 0। क्या लिखोगे थर्ड पॉइंट, सी में प्रूफ जो किए थे अभी हम लोग, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स इज 0। ठीक है, वो सी में वो लिख लेना। चलिए कर लीजिए हम। तो बच्चों लिख लिए ये। तो हम लोग अभी जो नोट इम्पॉर्टेंट 2-3 नोट पढ़े, जैसे क्या पढ़े, सेंट्रॉइड, मतलब ट्रायंगल के सेंट्रॉइड कहाँ पे लाया करते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाया करते हैं, y² = 4x पैराबोला है। अगर ये तीनों पॉइंट कॉन्करेंट होते हैं, नॉर्मल के तीनों पॉइंट कॉन्करेंट होते हैं, तो ये पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोनॉर्मल पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और हम लोग ये देखें सम ऑफ स्लोप्स क्या होता है, 0 होता है। फिर m1 × m2 + m2 × m3 + m3 × m1 की वैल्यू क्या देखें हम लोग, 2a - h/a देखें। तो ये जो 2-3 इम्पॉर्टेंट नोट्स पढ़े हैं हम लोग, अब इस पे अभी देखो और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है अभी हम लोग को पैराबोला में। ठीक है ना, तो अभी पहले इन जो हम लोग नॉर्मल टू द पैराबोला पढ़ लिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए, अब उस पर क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाओगे ये सब। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर 1-2 इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो अभी अच्छा खासा अभी नॉर्मल में पढ़ना है। ठीक है, देखो नॉर्मल के प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम लोग सवाल कर लेंगे ना, उसके बाद हमारा काम बन जाएगा, उसके बाद बहुत जल्दी सिलेबस इसका पैराबोला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। 3-4 क्वेश्चन अभी यहाँ पे अच्छे करेंगे ना बच्चों। चलो अब सवाल स्टार्ट करते हैं। जो भी हम लोग अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट और नॉर्मल पढ़े हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स पढ़े हुए, पॉइंट पढ़े हुए हैं, उस पर बेस्ड सवाल करते हैं नॉर्मल पे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, ये एडवांस में आ चुका सवाल है, ये एडवांस में आया हुआ है 2011 में। ठीक है, ये एडवांस का सवाल है, जी एडवांस 2011 में आ चुका है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये मल्टीपल करेक्ट आंसर होगा। क्यों एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे अभी देखो पढ़ लेता हूँ इसलिए समझ में आएगा एक से ज़्यादा आंसर क्यों होगा। देखो, लेट L बी अ नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4x। एक पैराबोला है, क्या है पैराबोला, y² = 4x, इस पर कोई लाइन L नॉर्मल है। ठीक है, और वो जो नॉर्मल है वो पास कर रहा है पॉइंट 9,6 से, 9,6 से पास कर रहा है। देन L इज़ गिवन बाय, तो L इस चारों इक्वेशन में क्या होगा। अब समझ में आ रहा है क्यों मैं बोल रहा हूँ एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल किसी भी पॉइंट से जैसे नॉर्मल पास करता है, या किसी भी पैराबोला पे मैक्सिमम 3 नॉर्मल बन सकते हैं, ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हो सकता है तीनों रियल हो, या हो सकता है एक रियल तो 2 इमेजनरी हो। तो इमेजनरी का इक्वेशन तो नहीं रहेगा यहाँ पे, बट रियल का आंसर रहेगा। तो या तो एक आंसर होगा या तो 3 आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये पैराबोला है, तो अब देखो ज़रा यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, y² = 4ax से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ रही है ना, 4a = 4 कैसे आ रही है 1, देखो 4a = 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है ना, a का वैल्यू 1 है। अब पैराबोला पे इस y² = 4ax पे पैराबोला पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c की जगह पे क्या करेंगे, कंडीशन फॉर नॉर्मल डालेंगे, -2am - am³ होता है ना, याद किए हो, नहीं याद किए हो, और वैसे याद करने की ज़रूरत है भी नहीं, मैं तरीका भी समझा दिया हूँ कैसे याद रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप उसको देखो, याद करो, समझो उसको। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ना अब कैसे इक्वेशन आएगा, सब कुछ यहाँ पे क्या अननोन, a का वैल्यू पता है, क्या पता है, a का वैल्यू क्या है, देखो 1 है, तो y की वैल्यू y = mx - 2m, a तो 1 है तो ये हो जाएगा m³ हो जाएगा, है ना, m³ हो गया। अब यहाँ पे क्या अननोन है, m अननोन है, m की वैल्यू पता चल जाएगा तो नॉर्मल का इक्वेशन पता चल जाएगा। तो m कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और सवाल में दिया हुआ है। नॉर्मल कहाँ से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो रख दो इसमें 9,6 से, तो 6 = 9m - 2m - m³ है ना।
तो ये हो जाएगा 6m इक्वल टू 7m माइनस एम क्यूब। सबको RHS में आप LHS में ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, m क्यूब माइनस 7m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन को। यहाँ पे m की वैल्यू रख के देखेंगे किसके लिए ये 0 आ रहा है। एक रूट्स हम लोग हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं, एनालाइज करके देखते हैं। m की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, m की वैल्यू आप अगर 1 रखो इसमें, तो देखो क्या हो रहा है, 1 माइनस 7 प्लस 6, 6 प्लस 1, ये कैंसिल 0 हो रहा है। तो इसका मतलब m फैक्टर थ्योरम, m इक्वल टू 1 रखने पर अगर 0 आ रहा है तो m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो इससे डिवाइड कर दो। अगर फैक्टर है तो डिवाइड करेंगे तो ज़रूर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, m क्यूब माइनस 7m प्लस 6। ठीक है, तो चलिए m माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ये रफ का काम है। ठीक है, चलो तो क्या होगा यहाँ पे m स्क्वायर, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस कैंसिल और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6। फिर क्या रखे वैल्यू, बताओ m रखते, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस m, ठीक है, कैंसिल माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस 6m प्लस 6। अब क्या रखूँ मैं, माइनस 6 रख दूँ, तो माइनस 6m प्लस 6। ठीक है, अब कैंसिल हो जाएगा, तो बन गया इसका एक फैक्टर। इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, एक फैक्टर है इसका m माइनस 1 और बाकी के दो फैक्टर क्या है, m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इसको अब फिर क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। क्यों, m की वैल्यू निकालने के लिए। तो m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0 है ना। तो चलिए लिखिए, तो यहाँ तक, फिर m की वैल्यू निकालेंगे। लिखो, तो ये अपने पास, अच्छा ये क्या है, नॉर्मल मैं लिख के रखा हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की जगह पे माइनस 2m माइनस एम क्यूब। तो a का वैल्यू तो 1 था, तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। इसको फैक्टराइज करो, m माइनस 1 और m कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो गया m माइनस प्लस 3, फिर माइनस 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 फैक्टर आ रहे हैं, एक फैक्टर m माइनस 1, एक फैक्टर m प्लस 3 और एक फैक्टर m माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो m की क्या क्या वैल्यू आ गई, m की वैल्यू 1, m की वैल्यू माइनस 3 और m की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, ये तीनों क्या है, m का वैल्यू है, एक वैल्यू 1, एक वैल्यू माइनस 3 और एक वैल्यू 2। तो देखो m का तीनों वैल्यू रियल आ गया। इसका मतलब ज़रूर इस पॉइंट से जो 3 नॉर्मल बने होंगे वो तीनों नॉर्मल क्या होंगे, रियल होंगे। आ रही है बात समझ में। तो अब क्या करो, 1 बाय 1 m की वैल्यू इसमें रखो। फॉर m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, तो क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स, एम की वैल्यू 1 है, x माइनस 2 माइनस 1 का क्यूब तो 1, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस 3 है ना। तो इसको देखो, y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को ऑप्शन में, हर ऑप्शन में RHS में 0 है, तो वैसा बनाने का। देखो ये पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, एक बार m की वैल्यू क्या रख दीजिए आप, माइनस 3 रख दीजिए, m की वैल्यू माइनस 3 रखो इसमें, तो क्या होगा, y इक्वल टू माइनस 3x और m का वैल्यू माइनस 3 रखें तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 6 और फिर माइनस 3 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा 27। ठीक है, तो y प्लस 3x उसको ऐड करो तो 33, LHS में लेके आएंगे तो माइनस 33 इक्वल टू 0। देखो कोई ऑप्शन है क्या, और वाह, ऑप्शन बी ही सही है। ठीक है, ये 2 हो गया। चलो इसको जल्दी से लिखो, रफ करेंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, और m का वैल्यू अब क्या रखेंगे, m का वैल्यू अब क्या है, एक और वैल्यू है 2, m का वैल्यू एक और वैल्यू 2 रखो, m इक्वल टू अगर अपन 2 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, m की वैल्यू 2 रखो, किस में रखना है, इसमें रखना है ना। तो y इक्वल टू 2x माइनस 4 माइनस 8 है ना, तो क्या बनेगा, y माइनस 2x और माइनस 12 इधर ले आएंगे तो प्लस 12 इक्वल टू 0। ये तो नहीं है, हाँ डी फॉर डेल है, तो इसमें 3 आंसर सही हो गए, A, B और D, ये तीनों इसके नॉर्मल है। आया समझ में। चलो ये एडवांस का क्वेश्चन था और मल्टीपल करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये JEE मेन 2016 में आ चुका है। इस सवाल से मैं आप लोग को 2 कंसेप्ट सिखाऊंगा।
ठीक है, या फिर ऐसा बोलो 2 कंसेप्ट फिर से रिवाइज़ करवा दूंगा। मैं पहले भी मे बी बता चुका हूँ ये कंसेप्ट, या चलो नहीं बताए होंगे तो चलो रिवाइज़ भी सीख लेंगे इस कंसेप्ट से, इस सवाल से 2 कंसेप्ट सीखेंगे। तो देखो क्वेश्चन में है लिखा हुआ लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो पैराबोला पे कोई पॉइंट P है, कौन से पैराबोला पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। उसके बाद कह रहा है विच इज़ एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर C ऑफ द सर्कल दिस। ये सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल के सेंटर से ये पॉइंट P क्या है, मिनिमम डिस्टेंस पे है। ओके, यहाँ तक तो सही है। तो कह रहा है देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू C एंड सेंटर एट P। तो कैसा सर्कल का इक्वेशन बताना है जो पॉइंट C से पास कर रहा है और जिसका सेंटर P है। अच्छा, P क्या है, इस गिवन पैराबोला पे कोई पॉइंट है, और C क्या है, इस गिवन सर्कल का सेंटर है। तो अपने को P भी चाहिए यहाँ पे और C भी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देंगे और सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो P चाहिए और C चाहिए। तो अब इसी को देखो कैसे करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सवाल लिख लो, ऑप्शन लिख लो। मैं बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं इसको रफ करूँगा, ऑप्शंस को मैं रफ करके इसको सॉल्व करूँगा। आप इसको लिख लीजिए पहले। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में है कैसे करना है। सबसे पहले देखो बनाते हैं पैराबोला, कुछ रियल फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये पैराबोला है, ठीक है। अच्छा, सर्कल का सेंटर कहाँ पे है, सर्कल का सेंटर देखो 0,-6 पे है ना। सर्कल का सेंटर कहाँ है, 0,-6 पे। तो मान लो यहाँ पे होगा 0,-6 मतलब माइनस वाई एक्सिस, ये सर्कल है, ठीक है। सर्कल का सेंटर क्या है, 0,-6। ओके, सर्कल, अच्छा पैराबोला पे कहीं पे एक पॉइंट P है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है। तो देखो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं, इस क्वेश्चन से मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, कि किसी भी पैराबोला पे अगर कोई अननोन पॉइंट हो ना, तो उस पॉइंट को ना हमेशा ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिया करना। क्वेश्चन आसान बन जाता है उससे। क्या करना है, किसी भी पैराबोला पे अगर किसी पॉइंट को हमें लेट करना हो, मानना हो ना, तो उसको हमेशा याद रखना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में सॉरी माना करना, ठीक है। तो ये पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। देखो पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किससे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो 4a की जगह पे क्या 8 है, तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो a की वैल्यू 2 है। तो इस पैराबोला पे ये जो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इस पे किसी भी पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो इस पैराबोला पे अगर मैं कहीं पे कोई पॉइंट, अच्छा मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो मैं कोशिश कर, इधर क्यों मानूंगा, अपने यही मानते हैं, ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस है। यहाँ पे क्यों माने, इधर क्यों माने, इधर मानते हैं जो कम डिस्टेंस पे दिख रहा हो। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 80 स्क्वायर, ए तो 2 है ना, तो 2t स्क्वायर कॉमा 280, 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4t है ना। इसमें a की वैल्यू 2 रखो तो 2t स्क्वायर, और 2 रखो तो 2 जा 4t होगा। तो वही पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। आ रही है बात समझ में। चलो नाउ अब देखो अपने को सेंटर भी पता है, P भी पता है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देंगे। लेकिन P अभी कहाँ पता है, P तो अभी अननोन है ना, अभी T का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये हो गया एक कंसेप्ट। मैं यहाँ से ये 2 कंसेप्ट बोला सिखाऊंगा। एक कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी पैराबोला पे अगर कोई पॉइंट लेट करना हो तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हमेशा लेट किया करो, पहला कंसेप्ट सीखे। दूसरा कंसेप्ट सुनो, अगर दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी कर्व के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच बोलो या किसी भी 2 कर्व के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो उसके ना कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होता है। क्या होता है, तो क्या होता है, किसी भी 2 कर्व के बीच अगर हम लोगों को मिनिमम डिस्टेंस की बात हो तो ऐसा सोचेंगे कि वो मिनिमम डिस्टेंस कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक कर्व यूँ है और कोई एक कर्व यूँ है, अगर इन दोनों कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात करेगा तो कॉमन नॉर्मल एक ऐसा लाइन जो दोनों पे एक साथ परपेंडिकुलर हो, दोनों पे एक साथ नॉर्मल हो, उसी के अलॉन्ग मिनिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो अब देखो, या फिर अगर मैं बोलूँ कि किसी कर्व पे कोई पॉइंट हो, मान लो कोई कर्व है, एक पॉइंट P है और एक दूसरा कर्व है, या मान लो चलो ले लो दूसरा कर्व है, एक पॉइंट C है, तो C और P के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो तो यही होगा, तो ये कॉमन नॉर्मल होंगे दोनों के। ठीक है, या फिर किसी पॉइंट C से इस कर्व के बीच का डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा डिस्टेंस पॉसिबल है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस मिनिमम होगा, जो कॉमन नॉर्मल होगा, जो C से चलेगा और इस पे परपेंडिकुलर होगा, वही होगा कॉमन नॉर्मल, जो C से चलेगा और इस कर्व पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, मेंस में ये क्वेश्चन आते हैं,
हमेशा किसी ना किसी शिफ्ट में एक इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ देता है, कॉमन नॉर्मल मतलब मिनिमम डिस्टेंस के कंसेप्ट पे। तो याद रखिएगा किसी भी दो कर्व के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कॉमन नॉर्मल के बीच अलॉन्ग होता है, या किसी पॉइंट का किसी कर्व से अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो वो भी उस पॉइंट से उस कर्व पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, दैट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। और ये बात समझ में, हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है, इससे याद रखोगे। अब देखो, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉइंट पी है पैराबोला पे, ये पॉइंट पी इस तरह है पैराबोला पे जो कि इस सर्कल के सेंटर सी से मिनिमम डिस्टेंस पे। तो हम ऐसा कहेंगे कि सर्कल सेंटर सी से मिनिमम डिस्टेंस पे तभी होगा जब ये सेंटर सी से इस पी पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे। तो हम कह सकते हैं क्या है यहाँ पे, सी पी इज़ वॉट, सी पी इज़ नॉर्मल ऑफ, या फिर ऐसा नोट करके ये लिख लो, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस विल बी along कॉमन नॉर्मल, ठीक है ना, विल बी along कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल की अब बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन फ्रॉम सेंटर सी ऑफ द सर्कल मिनिमम, हाँ ठीक है, कॉमन नॉर्मल। तो इसका मतलब ये जो सी पी है ये सर्कल पे भी नॉर्मल है और इस पैराबोला पे भी नॉर्मल है ना, सर्कल पे भी नॉर्मल है और पैराबोला पे भी नॉर्मल है। तो देखो अभी हम लोग जो भी यूज़ करेंगे टी निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल का इक्वेशन लेंगे, चाहे तो मैं पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ, वो तो करना ही नहीं है, x1 y1 में नहीं लेना है, या तो पैरामेट्रिक फॉर्म या तो स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे टी इन्वॉल्व है तो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ सी पी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सी पी में क्या ले सकता हूँ, देखो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, y प्लस एक्स टी इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, LHS में तो बस यही होता है सब चारों के, 280 प्लस 80 क्यूब, ये ले लिए। अब देखिए यहाँ पे अपना ए तो पता है, ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू क्या है यहाँ से 2, तो 2 रख दो पहले यहाँ पे। तो y प्लस एक्स टी 2 रख देते हैं, तो 2 2 जा 4 टी, 2 रखो, 2 का क्यूब 8, और सॉरी ए का वैल्यू 2 रखेंगे ना, तो 2 टी क्यूब होगा, ठीक है ना, 2 टी क्यूब। यहाँ पे क्या अननोन है, सिर्फ टी अननोन है, एक्स वाई तो वेरिएबल है। तो ये जो नॉर्मल है ये कहाँ से पास कर रहा है, अगर मैं बोलूँ ये नॉर्मल सर्कल के सेंटर से पास करेगा तो क्या दिक्कत है इसमें, करेगा। क्यों करेगा सर्कल के सेंटर से पास, क्योंकि जो सर्कल का नॉर्मल होता है हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता है, जो सर्कल का नॉर्मल होता है हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो सुनो एक बार ध्यान से, पहले मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा था, तो सेंटर सी से चलने वाला लाइन पी पे परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो ये जो सी पी है ये नॉर्मल है, पहली बात तो ये नॉर्मल है पैराबोला पे भी, ठीक है, और अगर ये सेंटर सी से पास कर रहा है तो ये सर्कल पे भी नॉर्मल होगा, और कॉमन नॉर्मल की बात है तो सर्कल पे भी नॉर्मल होगा ही। और कभी भी कोई पूछे कि सर्कल का जो नॉर्मल है क्या वो सेंटर सी से पास करेगा, बिल्कुल करेगा, हमेशा सर्कल का नॉर्मल सेंटर से पास करता है। तो सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, सेंटर सेटिस्फाई करेगा। अच्छा काम करो, इसको लिखिए तो फिर करेंगे, लिखिए इसको। तो बच्चों देखो ये मैं लिख लिया हूँ। अब ये देखो ये कहाँ से पास करेगा, पासेस थ्रू व्हाट, पासेस थ्रू कहाँ से पास करेगा, पासेस थ्रू सेंटर सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,-6 है ना, 0,-6 है। तो 0,-6 इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चों, तो इसको सेटिस्फाई करवा दो। तो y के जगह पे -6 रखेंगे, x के जगह पे 0 रखेंगे, तो 0t इक्वल टू 4t प्लस 2t क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t क्यूब प्लस 4t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 0 उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, t क्यूब प्लस 2t प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉरी, अब अगर हम यहाँ पे अब सोचो t का वैल्यू क्या रखोगे, तो हाँ t का वैल्यू -1 रख के देखो, t का वैल्यू -1 रख के देखो। अभी बताए थे ना m वाले में जब क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला था, क्यूबिक इक्वेशन मिला था, तो वैसे इसमें भी करेंगे, t का वैल्यू -1 रखो, इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो -1 रख देंगे, कहाँ बताऊँ, एक काम करो इसको लिख लो फिर वो करते हैं। क्या था इसमें, t का वैल्यू -1 रखने पे था, t का वैल्यू -1 रखेंगे, तो -1 का क्यूब -1 -2 -1 -2 -3 प्लस 3 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब t का वैल्यू -1 रखने पे 0 हो रहा है, तो t प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, तो t प्लस 1 से इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है, इसको डिवाइड करो t प्लस 1 से, तो t क्यूब प्लस 2t प्लस 3, तो ये हो गया t स्क्वायर t क्यूब प्लस
टी स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, फिर क्या लो माइनस टी ले लो, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, ये प्लस कैंसिल, ये हो गया 3t प्लस 3। अब क्या करना है, 3 ले लोगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर आ रहा है बच्चों t प्लस 1 और टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3। ओके, क्या आ रहा है, टी स्क्वायर सही है ना, माइनस टी लेना था ना वहाँ पे, एक मिनट चेक कर ले, हाँ सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ से दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, एक बार इस फैक्टर को 0 लो, तो t प्लस 1 को एक बार 0 लेट कर लो, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। t प्लस 1 को 0 ले लिए तो t की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 लेते हैं, किसको, फर्स्ट स्टेप में ये हो गया, सेकेंड स्टेप में है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3 इक्वल टू 0। आप एक बात बताओ, इसका b क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू देखो, तो डी का वैल्यू है बी स्क्वायर। अच्छा, मैं डी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ यहाँ पे, डी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ना मिडिल टर्म स्प्लिट आराम से नहीं हो रहा, तो एक बार डी के बारे में सोच के देख लेते हैं कि कहीं डी इसका निगेटिव तो नहीं है, कहीं इमेजिनरी रूट्स तो नहीं है। तो डी का वैल्यू रखो, डी का वैल्यू क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, 4ac, तो ये हो गया 12, तो डैट इज़ -11, तो डी तो यहाँ पे निगेटिव है, तो इमेजिनरी रूट्स होगा, इसको छोड़ दो, बस टी का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, बस हमारा -1 आ गया है, बस टी का वैल्यू -1 आ गया। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1 रखो यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, तो 2, -4, क्या आ गया, पी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2, -4। तो बच्चों P भी आ गया और C भी पता है, तो अब एक ऐसा सर्कल बन सकता है जिसका सेंटर P है। अब एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर P है, एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका सेंटर क्या है, देखो ये डॉटेड सर्कल जैसे मैं बना रहा हूँ, सेंटर C है, P है और सर्कल C से पास कर रहा है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देंगे। ये CP क्या होगा, इसका CP इसका क्या होगा, रेडियस होगा, इसको लिख लिए क्या, रफ कर दो, चलो CP क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, तो बस रख दीजिए, CP इक्वल टू क्या होगा, R होगा, सेंटर रेडियस फॉर्म लगा देते हैं, P इसका सेंटर है, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू इनके बीच का डिस्टेंस, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। और फिर CP रेडियस अलग से निकाल ही लो, देखो 2 - 0 का होल स्क्वायर हो गया तो 4 हो जाएगा वो, और -4 -+6 ये भी 4 हो जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू √8, तो r² = 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में। नाउ देखो अब क्या होगा, इसको ओपन कर लो, a² प्लस -2ab प्लस b², इसको भी ओपन कर लो, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 4 × 2 = 8, y हो गया = 8, ठीक है। तो क्या आता हुआ आंसर दिख रहा है, देखो x² प्लस y² -4x प्लस 8y, देखो 16 + 4 20, 20 और RHS से 8 आएगा प्लस में, तो -8, तो 20 - 8 प्लस 12, ठीक है, = 0। बस ये आंसर हो गया सर्कल का। तो देखो सबसे पहले आंसर देख लो, आपका ऑप्शन कौन सा, मैं ऑप्शन चेक करके बता रहा हूँ ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ना C है, C फॉर कैट, C इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस सवाल से 2 कंसेप्ट क्या सिखाया आप लोगों को मैं, पहला कंसेप्ट ये सीखें कि किसी भी पैराबोला पे अगर कोई पॉइंट लेट करना हो तो उसको कोशिश करो पैरामेट्रिक फॉर्म में लेट करना, पहली बात। दूसरा क्या सीखें, किसी भी 2 कर्व के बीच अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो तो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग लिया जाता है। तो हम लोग क्या किए, नॉर्मल का, पैराबोला के नॉर्मल का इक्वेशन लिख लिए, अब वो सर्कल पे भी नॉर्मल होगा, मतलब सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो अब एक ऐसा इक्वेशन निकालना था, सर्कल का इक्वेशन, जिसके लिए P क्या था, सेंटर था, और वो सर्कल C से पास कर रहा था, तो CP अपना रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस हम लोग निकाल लिए, रेडियस √8 आया, तो r² की वैल्यू 8 हो जाएगी। P को सेंटर मानते हुए P का कोऑर्डिनेट 2 -4 था, तो लगा लिए फॉर्मूला, आंसर आ गया। आया समझ में, चलो लिख लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जी मेन में आया हुआ सवाल है। तो ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ड्रॉन एट P 16, 16 ऑन द पैराबोला y² = 16x,
एक पैराबोला है y² = 16x, उस पर कोई एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 16,16 है, मतलब 16x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट भी 16 है, ठीक है। उस पॉइंट P पे एक हम लोग क्या किए, टेंजेंट ड्रॉ किए और एक नॉर्मल ड्रॉ किए। यहाँ तक क्लियर है। विच इंटरसेक्ट द एक्सिस ऑन द पैराबोला ऑफ द पैराबोला एट A एंड B रिस्पेक्टिवली। मतलब जो टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किए वो एक्सिस ऑफ पैराबोला को A और B पे कट करता है। मतलब टेंजेंट एक्सिस ऑफ पैराबोला को A पे कट करता है और नॉर्मल एक्सिस ऑफ पैराबोला को B पे कट करता है, ठीक है। इफ़ C इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल थ्रू PAB। अच्छा, C एक सेंटर है किसी सर्कल का, वो सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट PAB से पास कर रहा है। P क्या था, गिवन पॉइंट है। A क्या है, जहाँ पे टेंजेंट एक्सिस ऑफ पैराबोला पे को कट कर रहा है। B क्या है, जहाँ पे नॉर्मल एक्सिस ऑफ पैराबोला को कट कर रहा है। तो उस 3 पॉइंट से एक सर्कल जा रहा है ना। तो एंगल पूछ रहा है CPB क्या होगा। देखो इस फिगर को आपको बनाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा क्या कैसे क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। फिगर को बनाओगे तभी समझ में आएगा। देखो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। एक पैराबोला बनाएं, इस पैराबोला के किसी पॉइंट P पे, अच्छा P का कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट है 16,16। इस पे क्या बनाया गया, एक टेंजेंट बनाया गया, ठीक है। ये टेंजेंट आगे चलकर, अच्छा इसका एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस ही होगा। ये एक्सिस x एक्सिस भी है और एक्सिस का ऑफ पैराबोला भी है। इसको A पे कट किया एक्सिस ऑफ पैराबोला को। नॉर्मल इसी पॉइंट P पे, ये पॉइंट मान लो P यहाँ है ना, नॉर्मल यहाँ से बना और नॉर्मल इसको B पे कट किया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, ये PAB से एक सर्कल पास कर रहा है। क्या कर रहा है, PAB से। देखो ये एग्जैक्ट तो सर्कल बनेगा नहीं, बस समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ मैं डॉटेड, ठीक है। समझ में आ गया, फिर भी एग्जैक्ट बन गया। तो PAB से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A क्या था, टेंजेंट जहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला को कट कर रहा है। B क्या है, जहाँ पे टेंजेंट एक्सिस ऑफ पैराबोला, सॉरी नॉर्मल एक्सिस ऑफ पैराबोला को कट कर रहा है। P क्या है, गिवन पॉइंट है। यहाँ पे x एक्सिस ही एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है। अब अपने को ना, अच्छा देखो अब ध्यान देना, अब मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे रफ में आओ। एक ट्रायंगल था अपने पास PAB, है ना, AB। ये जो पॉइंट P है ये टेंजेंट और नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो मैं कह सकता हूँ ये टेंजेंट था, ये नॉर्मल था, तो ये एंगल कितना होगा, 90। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच तो 90 डिग्री एंगल ही होता है ना, तो ये 90 है। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कैसा बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो ये क्या बन गया, यहाँ पे P बना लो, यहाँ पे A बना लो, यहाँ अब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सुनो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल को जो सर्कल सरकमस्क्राइब करता है, उस सर्कल का जो सरकम सेंटर, अच्छा ये क्या होगा, सरकम सर्कल हो गया। और सरकम सर्कल के सेंटर को सरकम सेंटर बोलते हैं। सरकम सर्कल के सेंटर को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। तो ये जो AB का मिड पॉइंट ही होगा इसका सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे AB ये है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, ये इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। तो अपने को क्या बोल रहा है कि एंगल CPB क्या होगा, क्या होगा, एंगल CPB क्या होगा, ये वाला एंगल निकालना है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मान लो ये एंगल थीटा है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एक लाइन है CP, है ना, एक लाइन CP है और एक लाइन है अपना PB, एक लाइन PB है। इन दो लाइन के बीच एंगल पूछ रहा है, और जब दो लाइन के बीच का एंगल पूछा जाता है तो हम लोग उसका स्लोप यूज़ करते हैं। अगर दो लाइन के बीच का एंगल थीटा होता है तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता था, मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ना अब क्या चाहिए, सब कुछ समझ लिए हैं अपने को ना। देखो ये एक लाइन CP है और ध्यान से देखना, और ये एक लाइन PB है, इन्हीं के बीच का एंगल थीटा है। तो दो लाइन के बीच का अगर कोई एंगल निकालना हो तो उनके बीच का उस लाइंस का स्लोप चाहिए। जिस भी दो लाइन के बीच का एंगल चाहिए उस लाइन का स्लोप चाहिए होता है, ठीक है। ये थीटा है इनके बीच का एंगल, तो tan थीटा निकल ही जाएगा। tan ही थीटा पूछ रहा है। अगर मान लो cos थीटा या sin थीटा पूछता तो tan थीटा पहले निकाल लेते और वहाँ से cos और sin निकल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा पूछ रहा है। तो सबसे यहाँ पे मेन टारगेट है अपना CP का स्लोप निकालना और PB का स्लोप निकालना, ठीक है।
तो अगर अपने को सेंटर सी पता चल जाएगा, मान लो सी का कोऑर्डिनेट पर ध्यान से सुनना, अगर सी का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा और बी का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो किसी भी लाइन पे अगर 2 पॉइंट होता है, अगर एक पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 होता है तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाता है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो हम वही करेंगे, सेंटर सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पी का कोऑर्डिनेट पता है तो ये 2 पॉइंट का यूज़ करके हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, फिर ये दोनों पॉइंट का यूज़ करके हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर अगर इस नॉर्मल का ही इक्वेशन आ जाएगा तो भी स्लोप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पी बी का स्लोप निकालने के लिए तो सेंटर सी निकालना ही पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो कैसे सोचने का क्या तरीका है। मैं इस अच्छा पैराबोला क्या है, अपना पैराबोला का इक्वेशन क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है ना। तो इसको अगर हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4 आ रही है, a की वैल्यू 4 आ गई। तो इस पॉइंट p का मैं अगर मानना चाहूँ कौन सा कोऑर्डिनेट, तो कौन से फॉर्म में कोऑर्डिनेट बोले हैं मानने के लिए, किसी भी पैराबोला पे अगर कोऑर्डिनेट मानना हो तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट माना करो। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, a क्या है 4, तो 4t स्क्वायर 2at, 4 2 8t। अब देखो t का वैल्यू निकालना हो ना तो हमेशा ना जो 280 का कंपेयर किया करो, 80 स्क्वायर मत करो, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, वहाँ से 2 वैल्यू आएगा प्लस माइनस में तो कन्फ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हमेशा 8t इक्वल टू 16, मैं ये पिछले भी कुछ क्लास पहले बता चुका हूँ ये सब, कि हमेशा इसको कंपेयर किया करो। तो 8t इक्वल टू, अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे t का वैल्यू कितना आ रहा है, 8t इक्वल टू 16, तो t का वैल्यू 2, t का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, t का वैल्यू क्या आ गया, इसका 2 आ गया, तो t इक्वल टू 2। अब देखो सर t का फ़ायदा क्या है, देखो बता रहा हूँ क्या फ़ायदा है। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PA का बात करूँ, अब टेंजेंट PA का इक्वेशन क्या होगा, तो इस पैराबोला पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, बताओ क्या होता है, yt इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। क्या ये याद है, नहीं याद है तो मैं सॉरी अगर नहीं याद है तो आप लोग ना टेंजेंट का वीडियो देखो, उसमें मैं ये तरीका भी बताया हूँ कैसे आता है, ठीक है। अब एक ही चीज़ को बार बार बताना वेस्टेज ऑफ टाइम है। पैराबोला के टेंजेंट का जो क्लास है उसको देखो, उसमें मैं ट्रिक भी बताया हूँ इसको याद करने का। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो गया, yt इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। टी का वैल्यू पता है 2, अच्छा ए का वैल्यू भी 4 पता है तो रख दो, टी का वैल्यू 2y इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू क्यों होगा एक्स प्लस ए का वैल्यू 4, टी का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 है ना। तो y की ये वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, टेंजेंट की। तो अगर मैं इस a का कोऑर्डिनेट की बात करूं तो a कोऑर्डिनेट जो है बच्चों वो क्या है, x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे y 0 होता है, y का वैल्यू 0 रखोगे तो a का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। ये जो a कोऑर्डिनेट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -16,0, a कोऑर्डिनेट आ गया, समझ में आया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, b का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे। कैसे, आप क्या करो, नॉर्मल का इक्वेशन बनाओ। अब अगर मैं यहाँ पे, ये हो गया क्या, रफ कर दूँ, अगर मैं अब यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन बनाऊँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल PB, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल PB, तो क्या होगा, PB का इक्वेशन बताओ। अभी कल ही लास्ट क्लास में हम लोग देखे हुए हैं। नॉर्मल का इक्वेशन इस पैराबोला पे क्या होता है, y प्लस एक्स टी इक्वल टू 280 प्लस ए टी क्यूब टी, y प्लस एक्स टी का वैल्यू क्या है 2 है, तो y प्लस 2x इक्वल टू 2, a का वैल्यू 4 है, t का वैल्यू 2 है, प्लस a का वैल्यू 4 है, 2 का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा y प्लस 2x इक्वल टू 2 जा 4 4 4 जा 16, 2 का क्यूब 8 4 जा 32, तो ये क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया y प्लस 2x इक्वल टू 48 है ना, ये वैल्यू क्या आ गया 48। अब देखो ये b भी x एक्सिस पे है, एक्सिस ऑफ पैराबोला यहाँ पे x एक्सिस ही है, ये b भी अपना x एक्सिस पे है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 24, तो b कोऑर्डिनेट हो गया 24,0 आ गया। b भी पता चल गया, a भी पता चल गया, p तो पता ही है, अपने को c चाहिए, यहाँ पे a से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है c चाहिए। c कैसे पता चलेगा, अब देखो एक वहाँ पे कैसे हेल्प करेगा। C जो है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को कोई सर्कल सर्कमस्क्राइब करता है
तो उस सर्कल का मतलब जो सर्कम सेंटर होता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। तो राइट एंगल है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो ये अपना हाइपोटेनस है, सी इसका मिड पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालते हैं, इसको लिखिए, रफ करेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, तो फिर रफ करना है। ठीक है, एक अब कोऑर्डिनेट ऑफ सी देखते हैं। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो सी का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट तो 100% जीरो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस प्लस दिस -16 + 24 बटे 2, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा, है ना। ये कितना हो गया 8, तो सी का वैल्यू आ गया 4,0, है ना। 4 4 8 8, हाँ 4,0। सी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4,0, है ना। बस बन गया। अब क्या करना है, स्लोप ऑफ पी सी निकाल दो। स्लोप ऑफ पी सी एम स्लोप ऑफ पी सी, इसको मैं M1 बोलता हूँ, ठीक है। M1 क्या है, स्लोप ऑफ पी सी। तो M1 की वैल्यू क्या है, लिख देते हैं यार, कंफ्यूज हो जाओगे। स्लोप ऑफ सी पी, तो M1 की वैल्यू हो जाएगी 16 - 0 अपॉन 4 - 16, तो ये हो गया 16 बटे -12, मतलब बोले तो 4/3, है ना, -4/3। उसी तरह M2 क्या मान लो, स्लोप ऑफ कौन सी लाइन के बीच में, ये स्लोप ऑफ PB मान लो, स्लोप ऑफ PB। अच्छा अभी नॉर्मल का यार मैं रफ कर दिया, नॉर्मल क्या हो जाएगा ये, M2 की वैल्यू हो जाएगी 16 - 0 अपॉन 16 - 24, तो ये हो गया 16 बटे -8, डेट इज़ -2, है ना, -2। तो ये PB का स्लोप आ गया। तो M1 की वैल्यू कितनी आ गई, इस लाइन का स्लोप आ गया अपना, इस लाइन का स्लोप आ गया -4/3, और इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप है -2, है ना। M1 M2 आ गया। चलो अब tan थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा मैं मिटा दिया हूँ, रफ कर दिया हूँ, आपको नहीं लिख पाए हो तो वीडियो को पीछे करके, वीडियो को पॉज करके लिख लो। अब नाउ tan थीटा इक्वल टू M1 - M2 होता है, तो M1 आप इसको बोल दो -4/3 माइनस ऑफ M2, -2 है, अपॉन 1 माइनस M1 इंटू 1 प्लस M1 M2, M1 है ये और M2 है -2, है ना। M1 - M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। तो tan थीटा की वैल्यू देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो -4 +6 अपॉन 3, ठीक है ना, सही है क्या, 3 दूनी 6 -8, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, 3 LCM लेंगे, 3 प्लस नहीं, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 2 8/3। कुछ कट रहा है क्या, ये 3 3 कट गया, तो यहाँ से आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, कितना आ गया 2/11। ऑप्शन भी नहीं यार, कुछ गड़बड़ है क्या, चेक करो तो क्या मिस्टेक हो रहा है। एक काम करते हैं, पहले स्लोप देख लेते हैं। इस लाइन का स्लोप, इसी वे स्लोप है 16 - 0। एक मिनट फिर से, PB का स्लोप क्या हो जाएगा 16 - 0 16 अपॉन -8, ये तो ठीक है। और PC का स्लोप क्या हो जाएगा 16 - 0 अपॉन 16 - 4। हाँ अरे यार, PB का जो स्लोप, PC का जो, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोग से सही हुआ होगा, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया। PC का जो स्लोप होगा वो 4/3 होगा, प्लस में 4/3 होगा, सही कर लेना। PC का स्लोप प्लस में 4/3, ठीक है। अब हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। एक मिनट, चलो, तो tan थीटा इक्वल टू 3 LCM ले लिए, तो ये हो गया 4 + 6/3, और यहाँ भी LCM ले लो, 3 LCM ले लिए, तो ये 3 हो गया, 3 - 8, ठीक है। तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10/-5 मॉड के अंदर, तो ये क्या देगा -2 देगा, -2 मॉड के अंदर -2 बोले तो 2, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। देखो अच्छा क्या मिस्टेक हुआ था, ये PC के स्लोप पे मैं मिस्टेक कर दिया था, वो प्लस में होगा 16 - 0 अपॉन 16 - 4, 16/12, तो 4/3 ना, मैं क्यों लिख दिया, कहीं मिस्टेक हो गया होगा, वहाँ सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो गया, tan थीटा की वैल्यू 2। देखो तो मेंस का आया क्वेश्चन था, JEE मेंस 2016 या 17 में आया हुआ है ये। इस सवाल से हम लोग क्या एक चीज़ रिवाइज हुआ, पहला, कोई भी सर्कल अगर किसी राइट एंगल को सर्कमस्क्राइब करता है तो उस सर्कल का जो सर्कम सेंटर होता है, मतलब सर्कल का जो सेंटर होगा उस ट्रायंगल के लिए सर्कम सेंटर कहलाएगा। कहाँ पे लाई करेगा, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होगा, पहली बात। और क्या हम लोग रिवाइज कर लिए, और तो वही कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लिए, फिर मिड पॉइंट थ्योरम से C निकाल लिए, दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा अप्लाई कर लिए,
ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए आज शायद, हाँ 3 सवाल किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ या सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन नॉर्मल और भी पढ़ेंगे। नॉर्मल पे अभी रिजल्ट तो और पढ़ें, और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करने वाले हैं, नॉर्मल का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।